गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन रहेगा, आज का अध्याय रहेगा ये संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कोई आक्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक एवं सतत उद विकास का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। दोबारा से लाइन को फिर मैं रिपीट करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर यानी कि जो चार्टर एक्ट था के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति थी जो गवर्नर तथा 24 सदस्य परिषद में निहित थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, यानी कि जो व्यापारी थे वो जो कंपनी थी उनके कार्यों तक ही सीमित थे। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर पूर्व नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1858 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला। दायित्व दायित्व है कि 1773 ईस्वी या 73 में के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए। यह हमारा देखो, इन्होंने दर्शाया गया है कि संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहाँ पे जो है कंपनी का जो शासन था वो 1773 से 1858 तक का है, और ये जो ताज शासन है यहाँ पे 1800 यानी कि 1858 से लेके 1947 तक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। यानी कि ब्रिटिश संसद थी, जो इंग्लिश जो संसद थी, अंग्रेजी संसद थी, उसके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था। वह 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। इस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की को मान्यता मिली। साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। दायित्व है कि वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया था सबसे पहला गवर्नर जनरल? ये वारेन हेस्टिंग को, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। गवर्नर जनरल की सहायता से के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। यानी कि क्या बोलते हैं यह लाइन, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए
4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने के अधिकार प्राप्त थे। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के वास्तविक शासन बनी। इस एक्ट के दौरान कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे पेज हमारा, अब है हमारी यहाँ पे 1784 की बात, जो कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया। 1784 के एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस एक्ट के दौरान द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों भी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के अधीन हो गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1813 ईस्वी के अंदर हम देखेंगे कि हमारा चार्टर एक्ट हुआ। इसमें 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य दिया गया। इसी एक्ट के दौरान कंपनियों के भागीदारी को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश देने का निश्चय किया गया। 1833 ईस्वी में हम यहाँ पे देखेंगे चार्टर एक्ट है जो हमारा, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम औद्योगिक क्रांति से प्रेरित उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम, यानी कि जो हमारा ये विलियम बेंटिंग है ना, ये विलियम बेंटिंग ये भारत के प्रथम क्या है, गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका को असीमित अधिकार प्राप्त किए गए। इसके साथ ही भारतीय कानूनों के पुनर्गठन तथा लिपिबंद करने हेतु एक विधि आयोग स्थापित किया गया। तो हमारा ये यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है, ये अलग अलग डेट जो ईयर है दर्शाई गई है, इनमें बताया जा रहा है। अब है 1853 का जो एक्ट था चार्टर का। इस अधिनियम ब्रिटिश शासन की संसदीय मंडलीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका और विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। विधि सदस्य को अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्णकालीन काले सदस्य बना दिया गया। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती
एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में मैकाले की अध्यक्ष अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 1858 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट था, यहाँ पे इस एक्ट में अधिनियम 1858 की क्रांति के पश्चात लाया गया था, यानी कि 1858 की जो क्रांति थी उसके पश्चात लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश काउंसिल क्राउन को सौंप दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पदनाम की को परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में जाना गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को भंग कर दिया गया तथा इसकी समझ शक्ति जो शक्तियाँ हैं भारत सचिव नवसृजित को प्रदान की गई। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व यानी कि उत्तरदायित्व था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती है। तो 1892 की जो हमारा भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा उन्हें विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम है जो यहाँ पे, तो हम यहाँ देखेंगे इस अधिनियम पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ था, उसका नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना और पृथक मताधिकार की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में अतिशय वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषदों की संख्या है जो इस अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसने दोनों सत्रों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, जिसे बजट पर चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त दोनों सत्रों पर विधान परिषदों में एक प्रांतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पे हम 1919 की बात करते हैं कि भारत का शासन जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित कर दिया गया, उसका उद्देश्य भारत के कर्मिक रूप में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना। इस अधिनियम को माउंटिंग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के प्रावधान का विस्तार करते हुए न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, वन ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा तथा लोकसभा का सृजन किया गया।
भारतीय कार्यों की देख रेख के लिए नया अधिकार भारतीय उच्च आयुक्त हाई कमीशनर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विश्व को पृथक दो यानी कि दो पृथक भागों में आरक्षित और हस्ताक्षरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विश्व पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है, जब हस्तांतरित विश्व पर शासन गवर्नर के सदस्य को निर्वाचन सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। केंद्रीय विषय के अंतर्गत विदेशी मामले, सड़क सुरक्षा, डाक तार आदि होते थे, जबकि प्रांतीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संवर्धन और कृषि आदि शामिल थे। अब 1935 की यहाँ पे हम देखेंगे जो भारत का जो शासन अधिनियम था, भारतीय संविधान के उद्विकास के क्रम में 1935 का अधिनियम सार्वजनिक महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्रीय या संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों में उत्तरदायी सरकार की एक स्थापना की गई। यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक विद्यमान रही। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघीय विषय को दो भागों में संरक्षित एवं हस्ताक्षरित में विभाजित किया गया। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा और विधानसभा व्यवस्था तथा 5 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना व्यवस्था की गई। भारतीय राज्य सचिव की परिषद समाप्ति कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो आगे हमारा रहेगा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। इसने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और संप्रभु अधिराज्यों का सृजन किया। इसने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो भारत और अथवा पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं। इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया, जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही संचालित होगा। अब हमारी क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों के मध्यम ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 22 मार्च 1942 ईस्वी को स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्षता में एक आयोजन गठित किया। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों के वार्ताकार युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करने तथा उसने भविष्य की संवैधानिक प्रगति के बारे में बात करना था। अब क्रिप्स मिशन के प्रमुख के प्रावधान थे। युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करना। देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे भारतीय संघ में बने रहें अथवा अलग हो जाएं। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार
भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व यानी कि होगी। इस इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन में यह भी कहा गया था कि भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने अथवा न होने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन है, यहाँ पे इसकी योजना हम पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का गठन किया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस को इस मिशन का सदस्य बनाया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना, संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधित्व और भारतीय राज्यों से बातचीत करना तथा भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद का गठन करना था। नोट देखते हैं हम यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैबिनेट मिशन तथा भारतीय जो हमारा भारतीय नेताओं के बीच वार्ता के लिए बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। प्रमुख प्रावधान क्या था? कैबिनेट मिशन के प्रावधान में यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासत का एक संघ बने, जिसके हाथ में सुरक्षा, विदेशी मामले आदि से संबंधित सभी मामले होंगे। नंबर 1 आएगा यहाँ पे संघ की कार्यकारिणी और एक विधायिका का प्रावधान, और दूसरा था हमारा संविधान सभा का निर्माण, यानी कि एक संविधान सभा थी जो उसका निर्माण करना आदि था। तो हम यहाँ पे स्मरणीय कुछ तथ्य है, याद रखने योग्य बातें हैं। यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित उप समिति की सिफारिश पर सन 1773 ईस्वी जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कंपनी शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान पर गवर्नर जनरल के पद पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। 1774 में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। सर एलिजा इप्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा लिमेंटर चैम्बर्स एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था, और पीटर्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और चार्टर एक्ट था यहाँ पे 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत के धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, और हमारा भारतीय जो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बरी किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों का प्रशासन के कुछ हिस्सेदारी संभव हुई। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1853 चार्टर ब्रिटिश शासन कालीन भारतीय शासन का अंतिम चार्टर था। तो यहाँ पे कुछ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज हम पहला ही चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अगले पार्ट के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरी विनती यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।